अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल चल रही थी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी और इसके पार्ट बी जिसमें हमें स्टोर लेजर कार्ड बनाने को कहा गया था। हमने पार्ट ए जर्नल एंट्रीज का है, पार्ट बी स्टोर लेजर कार्ड का है। हमारी बात यही हुई थी कि पहले स्टोर लेजर कार्ड बनेगा, वहां से हमें वैल्यूज मिलेंगी जो हम लेजर में पोस्ट कर पाएंगे। इसलिए हमने पहले इसका पार्ट बी हल करने का फैसला किया था और उसमें हम कुछ ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर चुके थे। तो जो ट्रांजैक्शन पोस्ट कर चुके हैं मैं उनका बैलेंस जरा आपसे पूछ के लिखना चाहूंगा। हमने जून 15 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी हम कर रहे थे। जून 15 जून का बैलेंस जनाब 15 जून को हमारा क्या बैलेंस आया था मुझे बताएंगे? आखिरी जो वैल्यू हमने लिखी थी क्वांटिटी 255,000, रेट 86, वैल्यू 21.93 मिलियन। ये जी हमारे पास बैलेंस आया था 15 जून की ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के बाद। यहां तक हम पहुंचे थे। तो किसी बच्चे को कल के लेक्चर से कोई इशू, जो हमारी बातें कल हुई थी उनमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई, पूछना चाहते हो? अच्छा, यहां से फिर आगे जरा चलते हैं और अब जरा थोड़ी सी ट्रांजैक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट नेचर की आने वाली हैं और हम देखेंगे इनको हम कैसे डील करेंगे। ऑन जून 17 50% of the defective units were disposed of as scrap for 20 per unit because these had been damaged on account of improper handling. ये बात हो रही है डिफेक्टिव यूनिट्स की जो कि हमें प्रोडक्शन से वापस आए। ये जनाब इनकी बात हो रही है। प्रोडक्शन से हमें जो यूनिट्स वापस आए हैं इनकी बात हो रही है कि इनमें से जो 50% है वो हमारी इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से खराब हुए हैं और इनको हमने स्क्रैप में बेच दिया। कितनी कीमत पे? 20 पे। अच्छा जी, हमने ये यूनिट्स मतलब 50% ऑफ 5,000 मतलब 2,500 यूनिट बेचे हैं। 2,500 यूनिट बेचे हैं तो स्टोर लेजर कार्ड से इश्यूज आएंगे और बेचे हैं 20 रुपए के, बट स्टोर लेजर कार्ड इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। स्टोर लेजर कार्ड में इशू रिकॉर्ड होगा 2,500 यूनिट का और किस प्राइस पे इशू रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पे। जो 20 रुपए का बिका है उसका स्टोर लेजर कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। पॉइंट टू रिमेंबर इज स्टोर लेजर कार्ड इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। तो जनाब हमने 17 जून को सेल ऑफ डैमेज यूनिट्स 2500 यूनिट्स आपने बेचे 86 रुपीज के। कितने के बन? 2,15,000 के। इनको माइनस कर दें तो बैलेंस यहां से अपडेट कर लें। 2,52,500 86 रुपीज के हिसाब से 21.715 मिलियन। सो जो यूनिट्स बिके डिफेक्टिव यूनिट्स का 50% हमने उनको इशू कर दिया अपने स्टोर लेजर में से एट कॉस्ट। बिके 20 रुपए के, हमें नुकसान हुआ, वो जब हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे ना वहां पे लॉस रिकॉर्ड करेंगे। स्टोर लेजर कार्ड में इशू एट कॉस्ट। 18 जून द रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू सप्लायर फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। बाकी जो यूनिट्स हैं वो सप्लायर को वापस कर देने हैं अंडर वारंटी। रिटर्न टू सप्लायर किस तारीख को? 18 जून को। रिटर्न टू सप्लायर
कितने यूनिट्स, किस प्राइस पे, जिस प्राइस पे खरीदे थे। अब ये यूज नहीं हो रहे, इशू नहीं हो रहे, ये सप्लायर को वापस हो रहे हैं और हमने ये असूल पहले पढ़ लिया हुआ है। हमने एक इलस्ट्रेशन की थी 5 के ऊपर, हमने वहां पे असूल पढ़ा था, जब सप्लायर को चीज वापस करते हो तो सप्लायर को उस कीमत पे वापस करते हो जिस पे उससे खरीदी होती है। तो जनाब हमने आखिरी जो खरीदारी की थी, हमने आखिरी खरीदारी की थी जनाब, एक ये परचेज था, इसके बाद कोई परचेज आया था? नो, ये आखिरी परचेज है। हमारी अजम्पशन रहेगी कि हमने जो वापसी की है वो आखिरी परचेज में से की है, तो ये हमारी आखिरी परचेज थी, इसमें से हमने वापस किए हैं। सो सप्लायर को वापसी होती है परचेज प्राइस के ऊपर 85। कितनी वैल्यू बनी? 2,12,500। अपडेट करेंगे। अब ये देखिए, अब यहां पे जरा तो देखिएगा, वैसे तो हम हर दफा परचेज पे रेट बदलते हैं, लेकिन इस केस में परचेज रिटर्न पे भी रेट बदलेगा, परचेज रिटर्न पे भी रेट बदलेगा। जरा ये बताइए यहां से यूनिट्स कितने आए? 2,50,000। यहां से वैल्यू कितनी आई? 21.502 जी। और रेट कितना आया? डिवाइड करके निकालिए। 86.01 जी। बेटा आप सवाल करना चाहते? माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। आखिरी परचेज बेटा, ये बिल्कुल नहीं, सॉरी, 15 जून को भी परचेज की है, तो जो से देखिएगा, बिल्कुल लास्ट परचेज नहीं, लेकिन डिफेक्टिव यूनिट्स 15 से पहले आ चुके हैं ना। डिफेक्टिव यूनिट्स कब आए हमारे पास? 12 को। तो क्या ये जो यूनिट्स खराब हुए हैं, क्या इसमें से हो सकते हैं? जो खराब हुए हैं, खराबी से पहले जो आखिरी परचेज है उसी में से हुए होंगे, ठीक है। खराबी से पहले जो परचेज हमारी आई थी वो ये थी, खराबी से पहले वाली परचेज अपने बताई, ठीक है। अच्छा जी, 18 जून तक हम पहुंच गए यहां तक। अब आइए 19 जून पे। जून 19 पे 5,000 यूनिट वर इश्यूड टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स विच वर रिटर्न टू स्टोर। ये जो रिटर्न आए, वापस आए थे ना, इनके बदले में प्रोडक्शन को इशू किए हैं 5,000 यूनिट्स। 19 जून को 5,000 इशू रिकॉर्ड करेंगे। 19 जून इशूड टू प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स, और मोस्ट रिसेंट जो रेट चल रहा है 86.01 पे कितनी वैल्यू बनी? 4,30,50। इशू क्या है, माइनस करेंगे, यहां पे बने 2,45,000। ये कितने बने वैल्यू? 0.72450। लीजिए जी, ये हमारा बैलेंस अपडेट हो गया। रेट वही 86.01 ही रहेगा, रेट में कोई चेंज नहीं आने वाली, क्योंकि इशू हुआ है। इशू तो एवरेज रेट पे हुआ है, इशू से रेट नहीं बदलता। परचेज की जाए तब रेट बदलेगा, परचेज रिटर्न हो तब रेट बदलेगा। परचेज से भी रेट बदलेगा, परचेज रिटर्न से भी रेट बदलेगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमने परचेज रिटर्न की थी, इससे भी रेट 86 से 86.01 पे चला गया जी। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए। 19 जून, 20 जून, सप्लायर डिलीवर्ड 2500 यूनिट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स विच हैड बीन रिटर्न्ड बाय क्यूएल। 20 जून को जो डिफेक्टिव यूनिट्स हमने वापस किए थे, ये वापस, इनकी हमें रिप्लेसमेंट आ गई। 20 जून को रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से रिप्लेसमेंट आए 2500 यूनिट्स, और किस प्राइस पे? 85 पे। जिस प्राइस पे हमने वापस किए थे उसी प्राइस पे हमें वापस मिल गए 2,12,500। और जनाब नया रेट निकालना पड़ेगा। यहां पे हो गया 2,47,500। ये कितना हो गया जी? 284,950। और एवरेज रेट 86.00। लीजिए जी, नया रेट आ गया 20 जून के हिसाब से। 20 जून को सप्लाई
को जो 2500 यूनिट्स वापस किए थे हमने, उसकी रिप्लेसमेंट हमें नए यूनिट्स मिल गए। 1,50,000 यूनिट वर इशूड फ्रॉम स्टोर ऑन 21 जून। 21 जून को इशू हुए प्रोडक्शन को, 21 जून को इशूड टू प्रोडक्शन 1,50,000 यूनिट्स। 86 के हिसाब से कितने बने जी वैल्यू? 12.9 मिलियन। माइनस कर, बैलेंस अपडेट कर लें। 97,500 86 के हिसाब से कितना बना जी है वैल्यू? 8384,950। 21 जून की ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की, बैलेंस अपडेट कर दिया। अब 30 जून की कहानी है। ड्यूरिंग फिजिकल स्टॉक काउंट कैरीड आउट ऑन 30 जून, it was noted that closing inventory of SRM included 500 obsolete units having NRV of 30 per unit. 4,000 units were found short. 500 यूनिट्स हमारे ऑब्सोलीट थे और 4,000 यूनिट्स हमारे मिसिंग थे। हमने जो चीज अभी सीखी पिछले कुछ लेक्चर्स में कि जो तो है मिसिंग यूनिट्स, इनको हम स्टोर से कर देते हैं इशू, इनको तो कर देते हैं स्टोर से इशू। तो इनकी तो पहले कहानी खत्म करें। ये किस तारीख की कहानी है? 30 जून की। 30 जून को हम जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज के 4,000 यूनिट्स इनको करेंगे इशू, और जो रेट चल रहा है उस पर इशू करेंगे। वैल्यू कितनी बनी? 3,44,000 ये निकाल दिए। अब बाकी बचे डैमेज और ऑब्सोलीट यूनिट्स, उनकी कहानी भी सेट कर लेते हैं जी। हम एक ही दफा भी बैलेंस निकालेंगे क्योंकि दोनों 30 जून की ट्रांजैक्शन है। ऑब्सोलीट यूनिट्स के बारे में हमें पता है कि वो एनआरवी पे नॉर्मली वैल्यू किए जाते हैं। ऑब्सोलीट यूनिट्स की एनआरवी हमेशा कॉस्ट से कम ही होगी। ऑब्सोलीट यूनिट्स की एनआरवी कॉस्ट से हमेशा कम ही होगी, तो ऑब्सोलीट यूनिट्स को एनआरवी पे वैल्यू करना है और ये अकाउंट हम कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं। तो जो ऑब्सोलीट यूनिट्स होते हैं उन्होंने एनआरवी पे जाना है, एनआरवी पे जाना है, गुड यूनिट से कॉस्ट पे जाना है। तो नॉर्मली हम ऑब्सोलीट यूनिट्स को भी यहां से निकाल के ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का एक अकाउंट होता है उसमें डाल देते हैं। ये एसआरएम का, ये नॉर्मल गुड यूनिट्स का अकाउंट है। ऑब्सोलीट यूनिट्स मिले, ऑब्सोलीट यूनिट्स का अलग अकाउंट बना लिया जाता है, इनको यहां से वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पे मैं अब ऑब्सोलीट यूनिट्स भी इसमें से माइनस कर दूंगा। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री 500 यूनिट्स ये भी निकाल दें 86 के हिसाब से 43,000। बैलेंस अपडेट कर दीजिए 93,000। 86 के हिसाब से कॉस्ट कितनी बनी? 79 7.9 97950। लीजिए जी, ये हमारे पास स्टोर लेजर कार्ड कंप्लीट हो गया। स्टोर लेजर कार्ड हमारा कंप्लीट है। हमारे पास 93,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं इन्वेंट्री के, एसआरएम के, 86 रुपीज कॉस्ट के ऊपर 7,997,950 पे। ये स्टोर लेजर कार्ड हमारा कंप्लीट हुआ। एनी क्वेश्चन? एवको मेथड से हमने एक स्मार्ट फॉर्मेट पे स्टोर लेजर कार्ड प्रेजेंट किया। इंस्टेड हम इशू, रिसीट, इश्यूज एंड बैलेंस 3 कॉलम उस तरह बनाते, हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया। एवको मेथड से जब डील कर रहे हो तो इस तरह की प्रेजेंटेशन एफिशिएंट रहती है, टाइम हमारा बचता है इस तरह की प्रेजेंटेशन में। स्टोर लेजर कार्ड बनाते हुए ये प्रेजेंटेशन एफको मेथड में हम बना सकते हैं। फाइफो में ये वर्केबल नहीं रहती। फाइफो में हम उसी तरह ही चलेंगे, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस के हिसाब से चल रहे होंगे, लेकिन एफको में हम ये स्टेटमेंट ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आसानी रहती है हमारे लिए। जी कोई सवाल? अच्छा जी, हमारे पास स्टोर लेजर कार्ड कंप्लीट हो गया।
अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये हमें जितनी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी गई है, इन तमाम ट्रांजैक्शन की हमें एंट्री पास करनी है। ये सारी कहानी है एक रॉ मटेरियल एसआरएम की, ठीक है जी। अब हम एक एक आइटम को दोबारा पढ़ते जाएंगे, उसकी डबल एंट्री बनाएंगे और डबल एंट्री के लिए जो वैल्यू चाहिए होगी वह हम वहां से उठा लिया करेंगे स्टोर लेजर कार्ड से। ओपनिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री होती है? नो, ये तो लेजर में बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। जर्नल एंट्री शुरू होगी यहां से, 1,50,000 यूनिट्स वर परचेज ऑन 5 जून एट 85 रुपीज। हम पार्ट ए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आपको जैसे बताया गया 1, 2, 3 बॉक्सेस यहां अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम, ठीक है। सॉरी, पार्ट ए, पार्ट बी हम कर चुके हैं। पार्ट ए जर्नल एंट्रीज के लिए एक कॉलम हमारा डेट का होता है, देन वी हैव डिस्क्रिप्शन और डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली हमारी एंट्री आएगी जी 5 जून की, रॉ मटेरियल की परचेज। हमने सीखा हुआ है कि परपेचुअल सिस्टम में रॉ मटेरियल की जब परचेज की जाती है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है पेबल। हम डेबिट करेंगे, बल्कि मैं इसको, नाम है ना इसका हमारे पास एसआरएम, तो मैं एसआरएम इन्वेंट्री लिख देता हूं इसका नाम, ठीक है जी। एसआरएम इन्वेंट्री डेबिट, और क्रेडिट होगा पेबल्स या क्रेडिटर्स, और वैल्यू आप स्टोर लेजर कार्ड से उठा सकते हैं। वैसे तो हमने इसको जरब देनी है इससे, लेकिन स्टोर लेजर कार्ड में हमारे पास कल हमने लिखी थी 12.75 मिलियन, 12.75 मिलियन स्टोर लेजर कार्ड में हमने ये एंट्री लिखी थी, तो मैं वहीं से इसको पिक कर रहा हूं। अच्छा, जर्नल एंट्रीज के रेफरेंस से आपको याद रखना है, जब भी एग्जामिनर आपको जर्नल एंट्रीज लिखने को कहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री, जर्नल एंट्री वो आंसर का हिस्सा होता है। परचेज नरेशन, परचेज ऑफ एसआरएम रिकॉर्डेड, ठीक है जी। ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन, बेशक जैसे जितनी मैंने लिखी, दिस इज सफिशिएंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी एग्जामिनर आपसे जर्नल एंट्रीज मांगेगा, नरेशन इज पार्ट ऑफ योर आंसर। नरेशन के बगैर आंसर इनकम्प्लीट समझा जाएगा। मैं हर एंट्री की नरेशन नहीं लिख पाऊंगा बोर्ड पे, बोल दिया करूंगा, बट मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार बताता रहूंगा आपको, नरेशन आंसर का हिस्सा होता है। अच्छा जी, इसके बाद आइए यहां पे जनाब, 150 यूनिट्स वर इशूड फ्रॉम स्टोर ऑन जून। स्टोर से एसआरएम इशू किया गया, कहां, किसको दिया गया भाई? प्रोडक्शन को। जब प्रोडक्शन को मटेरियल इशू किया जाता है, जब डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को इशू किया जाता है, तो डेबिट किया जाता है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिट किया जाता है इन्वेंट्री। तो जनाब क्या तारीख है? 6 जून को वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट होगा और एसआरएम इन्वेंट्री क्रेडिट होगा, और इसकी वैल्यू स्टोर लेजर कार्ड से बताएंगे 12.45 मिलियन, 12.45 मिलियन। मैं डिस्क्रिप्शन नरेशन में आप स्किप करूंगा। ये है जी एसआरएम मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, ठीक है जी, एसआरएम इशूड टू प्रोडक्शन। जून। इसके बाद आ जाइए, 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। 12 जून को, 12 जून को प्रोडक्शन से स्टोर्स को वापस आए। ये था स्टोर से प्रोडक्शन को गए, अब वापस आए, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। 12 जून को एसआरएम इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, वैल्यूज बता दो स्टोर लेजर कार्ड से। 4,15,000। यह है जी डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन।
नरेशन है इसकी डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। कोई बात एंट्री समझ ना आए, नरेशन समझ ना आए, डेबिट क्रेडिट की अकाउंट की सिलेक्शन समझना है, यू मस्ट ऑलवेज आस्क। हमने प्रोडक्शन को इशू किए, डेबिट प्रोडक्शन वर्क इन प्रोसेस काउंट, क्रेडिट एसआरएम इन्वेंट्री, प्रोडक्शन से वापस आ गए, डेबिट एसआरएम, क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस, यही एंट्री रिवर्स होगी 5000 यूनिट्स के लिए। हम यहां तक पहुंच गए। मजीद परचेज आ गई तो परचेज की एंट्री हमने जैसे पहले डाली थी, ये है जी 15 जून की। 15 जून की क्या होगा? एसआरएम इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। वैल्यू कितनी है जी? स्टोर लेजर कार्ड से बता दीजिए। 13500 1321500 परचेज ऑफ एसआरएम, परचेज ऑफ एसआरएम जी बेटा। आप बताओ, अगर कैश पे खरीद लिखा होता मटेरियल परचेज ऑन कैश, क्या करते? मुझसे ज्यादा काउंटिंग आती है ना आपको। बेटा सवाल आप पूछे उसका जवाब नहीं आता आपको, आप बताओ इसको भाई। अगर कैश से पे करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिटर क्या होता है? एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? लायबिलिटी है कि भाई मैंने माल ले लिया, पे करना है मैंने अभी, और जब मैंने पे साथ ही कर दिया तो जेब से कैश निकल गया ना मेरे, तो कैश क्रेडिट होगा भाई। इतना सीनियर अकाउंटेंट होकर कैसे सवाल पूछता तू? हाँ? शायद गलती हो रही मुझसे। बेटा कैश में यहां लिख सकते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने बताया नहीं हमें कि उसने कैश पे खरीदा है या उधार पे खरीदा है। ठीक है, अक्सर आपको किताबों में ऐसा भी लिखा नजर आएगा, क्रेडिटर्स या कैश। जब क्वेश्चन साइलेंट है ना तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, भाई हमें नहीं पता उधार पे खरीदा या कैश पे खरीदा। उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर कैश हो जाएगा क्रेडिट, कैश पे खरीदा तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन ने ये बताया नहीं है कि उधार पे खरीदा है या कैश पे खरीदा है। तो ये हमारी मर्जी है, हम चाहे कैश लिखते हैं तो भी ठीक है, क्रेडिटर लिखते हैं तो भी ठीक है, दोनों ठीक है यहाँ पे। और हम इस तरह प्रेजेंट कर दें तो भी ठीक है, क्रेडिटर ऑब्लिक कैश लिखते हैं ये भी ठीक है। कहां तक पहुंच गए जनाब? यहां तक। आइए अब यहां पे 50% of the defective units were disposed of as scrap for 20 rupees per unit because these had been damaged on account of improper handling. हमने 2500 यूनिट्स बेच दिए। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, हमने जब ये 2500 यूनिट बेचे, यहां पे आ रहे थे कहीं पे, किस तारीख की एंट्री है ये? हमने जब 2500 यूनिट बेचे तो हमने इनको कॉस्ट पे इन्वेंट्री के अकाउंट से निकाला है, मतलब इन्वेंट्री ने कॉस्ट पे क्रेडिट होना है। तो जैसे देखिएगा 17 जून को एसआरएम इन्वेंट्री ने क्रेडिट होना है 2,15,000 से, 2,15,000 से क्रेडिट होना है सर हमने, क्योंकि इन्वेंट्री ने 2,15,000 से कम होना है तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया 2,15,000 से हमने। अब इसके बदले डेबिट, इन्वेंट्री मैंने निकाली अपनी कंपनी से बेच दी, इसके बदले मुझे डेबिट क्या मिला? कैश। डिस्पोज ऑफ एज स्क्रैप 20 रुपीज पर यूनिट, मुझे मिला कैश 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, 2500 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से 50,000। एंट्री पूरी होगी मेरी क्या? फर्क कितना रह गया? 1,65,000। ये क्या है? लॉस। ये मेरा पीएनएल को जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। ये मेरा लॉस है, पीएनएल को जो डेबिट हो रहा है ये लॉस है 1,65,000। इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी सेल ऑफ 2500 डैमेज यूनिट्स एट लॉस। हमने लॉस पे बेचे हैं 2500 डैमेज जो यूनिट्स हैं हमारे उनको। स्टोर लेजर कार्ड में सिर्फ कॉस्ट पे इशू रिकॉर्ड होना है। स्टोर लेजर कार्ड में रिसीट्स और इश्यूज रिकॉर्ड होते हैं भाई,
तो हमने कॉस्ट पे इशू रिकॉर्ड कर लिया स्टोर लेजर कार्ड में, लेकिन जनरल एंट्री में हमें पूरा डेबिट क्रेडिट का हिसाब पूरा करना है। स्टोर लेजर कार्ड इन्वेंट्री को क्रेडिट होना है 2,15,000, कैश आना है 20 रुपए के हिसाब से 50,000, और बाकी का लॉस है 1,65,000, ये पीएनएल को हमारा चार्ज हो जाना है। डेबिट क्रेडिट जनरल एंट्रीज में हमें डेबिट क्रेडिट पूरा लेकर चलना है। जी, एनी क्वेश्चन? 17 वाली की नरेशन बेटा, ये सेल ऑफ 2500 डैमेज यूनिट्स एट लॉस, इसी की नरेशन लिखी हुई है बेटा यहां पर। सेल ऑफ 2500 यूनिट्स, 2500 डैमेज यूनिट्स एट लॉस। जी, एनी क्वेश्चन? 17 जून पे पहुंचे हम। 18 जून, रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू सप्लायर, बाकी डिफेक्टिव यूनिट सप्लायर को वापस करने हैं। इन्वेंट्री ने होना क्रेडिट, क्रेडिटर ने होना डेबिट, परचेज रिटर्न है, ठीक है जी। तो 18 जून को डेबिट होंगे क्रेडिटर्स, या हमने, ठीक है जी, और क्रेडिट होगी एसआरएम इन्वेंट्री, और अमाउंट यहां से उठाएंगे हम, ये लिखी हुई है जी, रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर 2,12,500, 2,12,500, 2,12,500। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, इन्वेंट्री अकाउंट बैलेंस शीट में मतलब समझ नहीं आया मुझे बेटा। बैलेंस शीट में बैलेंस जाता है, ये बैलेंस जा रहा है बेटा। क्या चीज समझ नहीं आ रही है आपको? इसमें क्या चीज दिक्कत है आपको, मुझे बताइए जरा। समझ नहीं, ये हमने ये ट्रांजैक्शन है इसको रिकॉर्ड किया, ये स्टोर लेजर में ये जो अमाउंट आ रही है ना, इसको रिकॉर्ड किया मैंने 2500 यूनिट्स स्टोर से निकाल दिए कॉस्ट पे। 2500 यहां निकाले तो अपने लेजर को मैंने क्रेडिट करना है, इसके बदले मुझे डेबिट डालना है ना। डेबिट में क्या मिल रहा है मुझे? ये कैश आ गया, कॉस्ट मेरी यूनिट्स की इतनी थी, मिला मुझे इतने पैसे, बाकी क्या हुआ? लॉस, तो ये पीएनएल में चला गया। अब बैलेंस शीट का क्या पूछ रही है बेटा? ये इन्वेंट्री का अकाउंट है, ये अकाउंट चल रहा है, बैलेंस शीट में तो इन्वेंट्री का अकाउंट जाएगा ना, इन्वेंट्री का अकाउंट का बैलेंस जाएगा, ठीक है। बैलेंस तो एंड में यही आना है मेरा लेजर का, ये इन्वेंट्री के अकाउंट के बैलेंस से मैच होता है ये, ठीक है। जो स्टोर लेजर का बैलेंस है यही मेरा इन्वेंट्री के लेजर अकाउंट का बैलेंस निकलेगा पीरियड के एंड में, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हम पहुंच गए हैं 18 जून पे, अब आगे 19 जून। अब 19 जून के लिए अब हमारे पास जगह की कमी होनी शुरू होगी है, तो अब हम यहां से ऊपर से थोड़ा सा मिटाता जाऊंगा और यहां से हम नीचे चलते जाएंगे। 19 जून, से ऊपर ऊपर मैं चीज मिटा देता हूं कि 19 जून से नीचे का डाटा हमारे सामने रहे जरा। जी 19 जून को क्या ट्रांजैक्शन है जी? 5,000 यूनिट्स वर इश्यूड टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स व्हिच वर रिटर्न्ड। 19 जून को हमने प्रोडक्शन को यूनिट इश्यू करने हैं, डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, एसआरएम इन्वेंट्री, और किस वैल्यू से? 4,30,050।
4,30,050 ये डिफेक्टिव यूनिट्स की रिप्लेसमेंट प्रोडक्शन को इशू हुई। 5,000 यूनिट्स ये हमने इशू किए 19 जून वाले। लीजिए जी, ये 19 जून की ट्रांजैक्शन हमने पोस्ट कर दी, डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया इसका। प्रोडक्शन को इशू किए गए, प्रोडक्शन को इशू करते हैं यूनिट्स, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट करते हैं और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं। 20 जून सप्लायर ने 2500 यूनिट्स वापस किए हमें डैमेज यूनिट की रिप्लेसमेंट में। सप्लायर से यूनिट्स आए वापस, क्या करेंगे? 20 जून इन्वेंट्री, एसआरएम इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। किस वैल्यू से? जो वापस की थी हमने, ये वापस की थी ना 2,12,500, 2,12,500, 2,12,500। यहां से वहां से उठा लो या यहां से उठा लो, एक ही बात है। 20 जून की ट्रांजैक्शन 2,12,500 इधर से उठा लो या उधर से वापस की थी वो उठा लो, एक ही बात है। लीजिए जी, 20 जून को भी रिकॉर्ड कर लिया हमने, 20 जून तक रिकॉर्ड कर लिया। तो मैं इसको यहां पे 20 जून तक की ट्रांजैक्शन लेजर कार्ड मिटा देता हूं यहां से। बीस जून के बाद 1,50,000 यूनिट वर इशूड फ्रॉम स्टोर। स्टोर से इशू हुए तो क्या होगा? एंट्री 21 तारीख है, 21 जून। प्रोडक्शन से इशू हुए तो वर्क इन प्रोसेस को जाते हैं और एसआरएम इन्वेंट्री क्रेडिट होती है। और वैल्यू कितनी है जी? 12.9 मिलियन। स्टोर लेजर कार्ड से हम ये वैल्यू पिक कर रहे हैं, 12.9 मिलियन। 1,50,000 यूनिट्स इशूड टू प्रोडक्शन 21 जून। अब जनाब आइए आखिरी एंट्री, 4,000 यूनिट्स मिसिंग है। 4,000 यूनिट्स मिसिंग है, तो जो यूनिट मिसिंग है वो कहां जाएंगे? नुकसान, सीधा पीएनएल। जो मिसिंग यूनिट्स हैं 30 जून को प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगा, एसआरएम इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। और ये है जनाब हमारे शॉर्टेज ऑफ यूनिट्स रिकॉर्डेड, शॉर्टेज ऑफ यूनिट्स रिकॉर्डेड। इनकी वैल्यू हमने मेजर किया जनाब 3,44,000। $3,40,000 हमारी शॉर्टेज की कॉस्ट थी, हमने इसको पीएनएल को चार्ज कर दिया। अच्छा जी, अब आखिरी एंट्री जरा तवज्जो से देख लीजिएगा। 30 जून को हमें 500 यूनिट्स ऑब्सोलीट मिले हैं। ऑब्सोलीट यूनिट्स हमारे पास है ना, हमारी कस्टडी में है, लेकिन हम इनको इन्वेंट्री लेजर में नहीं रख सकते क्योंकि इन्वेंट्री लेजर में हम गुड यूनिट्स एट कॉस्ट मेंटेन कर रहे हैं। ऑब्सोलीट यूनिट्स हैं, इनको हम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री में ले जाएंगे और इनको मेंटेन करेंगे एसआरएम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। एसआरएम के खराब यूनिट्स डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से? एनआरवी। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री एनआरवी पे मेंटेन होती है और इसकी एनआरवी कितनी है? 30 रुपीज पर यूनिट, 30 रुपीज पर यूनिट। 500 यूनिट 30 रुपीज के हिसाब से कितने गए जी? 15,000 हमारी इन्वेंट्री अकाउंट को गए और हमने एसआरएम इन्वेंट्री से इनको निकाला एट कॉस्ट 43,000। ठीक है जी। एसआरएम इन्वेंट्री से हमने इनको 43,000 पे निकाल लिया क्योंकि एसआरएम इन्वेंट्री के अकाउंट में ये 500 यूनिट्स पड़े हुए थे 86 के हिसाब से, तो हमने इनको वहां से निकालना है, क्रेडिट करना है एसआरएम इन्वेंट्री को, और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री में एनआरवी पे इनको मेंटेन करना है 15,000 पे। तो बाकी क्या बचा? कहां जाएगा? पीएनएल।
लीजिए जी, ये आपका ऑब्सोलीट इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी। अब हमारे पास एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ये जो कि गुड यूनिट्स हैं 93,086 रुपए के हिसाब से, ये बैलेंस शीट में जाएगी। और एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है ऑब्सोलीट 15,000, ये भी हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। ये दो वैल्यूज हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी 30 जून को। 15,000 की ऑब्सोलीट इन्वेंट्री और 7.997 मिलियन की गुड यूनिट्स की इन्वेंट्री कॉस्ट पे। हमसे दो चीजें मांगी गई थी, एक स्टोर लेजर कार्ड और एक जनरल एंट्रीज। हमारी जनरल एंट्रीज का सवाल यहां पे कंप्लीट हो जाता है जी। किसी एंट्री पे कोई दिक्कत, कोई गाइडेंस, कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए जी बेटा। कैश की जगह रिसीवेबल भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है, हमें पैसे आए कि नहीं आए, हमने बेचे हैं, हमने कैश पे बेचे या उधार पे बेचे, क्वेश्चन साइलेंट है। हम कैश लिखते हैं, रिसीवेबल लिखते हैं, दोनों ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। यहां पे हम कैश भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल भी लिख सकते हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई सवाल जी बेटा? सॉरी बेटा, बैलेंस शीट में एक बार बोर्ड पे देखिएगा, मेरी बैलेंस शीट में दोनों इन्वेंट्रीज जाएंगी, जो गुड यूनिट्स हैं वो भी जाएंगे और जो ऑब्सोलीट यूनिट्स हैं वो भी जाएंगे। गुड यूनिट्स कितने हैं? ये यूनिट्स हैं और ये उनकी कॉस्ट है। गुड यूनिट्स कॉस्ट पे मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे और जो डैमेज यूनिट्स हैं वो, ये देखो एसआरएम इन्वेंट्री में एक ही एंट्री गई, इस एसआरएम के ऑब्सोलीट अकाउंट में एक ही एंट्री गई है और यही मेरा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा बैलेंस शीट में, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का बच गया। गुड यूनिट्स की इन्वेंट्री, दो मेरे इन्वेंट्री अकाउंट चल रहे हैं ना भाई, एक मेरा है एसआरएम इन्वेंट्री और एक मेरा है एसआरएम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। एसआरएम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री में सिर्फ एक 15,000 का डेबिट किया, यही बैलेंस बच गया, और एसआरएम इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस मेरा स्टोर लेजर कार्ड में मैंने निकाला हुआ है, ये आ रहा है। तो मेरी इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट में जा रही है 15,000 जमा ये दो वैल्यू मिला के मेरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री जा रही है, गुड यूनिट्स और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री मिला के। बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री की जो वैल्यू आनी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक जाएगी एसआरएम इन्वेंट्री जो कि है 7,997,950 और एक है एसआरएम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, ये है 15,000। इन दोनों को सम कर लीजिए तो टोटल इन्वेंट्री आपकी जो जानी है कितनी है? 80,12,950। ये है टोटल इन्वेंट्री जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी। जी, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए। सॉरी, डिफेक्टिव यूनिट्स कौन से भाई? बेटा मेरे साल के एंड पे मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? जो मेरे पास पड़े हुए हैं मेरी ऑनरशिप में वही बैलेंस शीट में जाएगा ना। कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं बेटा, मुझे बताइए। 93,000 ये पड़े हुए हैं और 500 ये पड़े हुए। 93,500 यूनिट्स है ना मेरे पास। 93 गुड यूनिट्स है और 500 ऑब्सोलीट यूनिट्स है। दो इन्वेंट्री अकाउंट चल रहे हैं ना भाई मेरे पास, तू परेशान क्यों है? खुल के बात कर, क्या गुआच गया जरा? जी बेटा। बेटा 17 जून तो एक ट्रांजैक्शन है, वो बैलेंस तो नहीं है बेटा। 17 जून तो एक ट्रांजैक्शन है, बैलेंस तो आपने देखना है 30 जून को जो बैलेंस शीट बन रही है। 30 जून को मेरे पास क्या बचा? 17 जून को तो आपने कहा जी मेरे
2,500 यूनिट खराब है, इनको निकाल दो। निकाल दिया आपने, खत्म कर दिया। आपके पास बचे हैं क्या? वो 30 जून को आपके पास पड़े में, 30 जून को आपके पास हैं वो यूनिट्स, तो फिर उनकी टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? बैलेंस शीट में तो वो जाएंगे जो आपके पास 30 जून को हैं। तो 30 जून को क्या पड़े में है? 93,500 थे इससे पहले, फिर हमने कहा 500 खराब है, इनको लैदा कर दो। पड़े 93,500 ही हैं मेरे पास, पड़े 30 जून को 93,500 यूनिट ही हैं। 500 खराब है, 93,000 ठीक है। जो 500 खराब है उनकी वैल्यू है एनआरवी पे 15,000। जो 500 खराब है उनकी वैल्यू एनआरवी पे 15,000 है, और जो 93,000 ठीक है वो कॉस्ट पे ये वैल्यू। तो मेरी बैलेंस शीट में दो आइटम्स आएंगी। 15,000 यूनिट्स, मैं यहां चले यहां पे यूनिट्स भी ऐड कर दूं, सॉरी ये है 93,000 यूनिट्स, और ये हैं 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स ऑब्सोलीट हैं, 15,000 पे 30 रुपए के हिसाब से एनआरवी पे आएंगे मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। 93,000 गुड यूनिट्स हैं, कॉस्ट पे इस वैल्यू पे मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगे। एक काम कीजिए फटाफट जरा, मुझे दो लेजर जर्नल एंट्रीज आपके सामने है ना सारी, आप दो लेजर अकाउंट बनाइए, एक एसआरएम इन्वेंट्री का और एक एसआरएम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का। ये दो लेजर अकाउंट्स बना के इन दोनों का बैलेंस देखिए, क्या इन दोनों का बैलेंस आपका ये आ रहा है बैलेंस शीट में ले जाने के लिए? देखिएगा ये बैलेंस आपका आना चाहिए बैलेंस शीट में ले जाने के लिए इन दोनों अकाउंट से। तो बनाइए ये दोनों लेजर अकाउंट्स और बैलेंस मैच कीजिए। लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए आपको यहां से शुरू करनी है, बल्कि यहां से नहीं शुरू करनी, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ओपनिंग स्टॉक ब्रॉड डाउन। आपका 1 जून का ब्रॉड डाउन बैलेंस आपका होगा, और वो गिवन है आपको कितना जी? 8 मिलियन। ये आपका एसआरएम इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है 8 मिलियन। इसके नीचे ये सारी जर्नल एंट्रीज हैं, इनको पोस्ट करते जाइए। आपको इन दो अकाउंट्स में सिर्फ पोस्ट करनी है, इन दो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन सारी डालनी है। शुरू हो जाइए फटाफट जरा। तमाम जनरल एंट्रीज को लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कीजिए। दो लेजर अकाउंट्स आपको बनाने को कहा जा रहा है, एसआरएम इन्वेंट्री एंड एसआरएम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री।
ये जनाब लेजर आपके सामने है। जो जर्नल एंट्रीज हमने पोस्ट की उसके हिसाब से मैंने दो लेजर्स बनाए हैं, एसआरएम इन्वेंट्री का और एसआरएम ऑब्सोलीट का। हमने स्टोर लेजर कार्ड पहले बनाया। स्टोर लेजर कार्ड आपकी डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, वो स्टोर इंचार्ज मेंटेन करता है, अकाउंटेंट नहीं बनाता। अकाउंटेंट ये लेजर अकाउंट बना रहा है, वो जर्नल एंट्रीज बना रहा है और ये लेजर अकाउंट बना रहा है। उन जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करो तो ये लेजर बन जाता है। तो ये एसआरएम इन्वेंट्री का लेजर है और ये एसआरएम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का लेजर है। ये स्टोर लेजर कार्ड से इसका बैलेंस मैच होता है। स्टोर लेजर कार्ड इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट एंड जनरल लेजर इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। तो एसआरएम इन्वेंट्री का स्टोर लेजर कार्ड का बैलेंस और एसआरएम इन्वेंट्री का लेजर का बैलेंस मैच है। ठीक है, ऐसा ही है ना, ये बैलेंस ऐसे ही आ रहा है, ठीक आ रहा है। और ये हमारा ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है। ये दोनों बैलेंस हमारे कैरी डाउन है और ये जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ये हमारी बैलेंस शीट में ऐसे नजर आएंगे। हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसआरएम इन्वेंट्री का बैलेंस ये आएगा और एसआरएम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का बैलेंस ये आएगा। जी, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई दिक्कत स्टोर लेजर कार्ड, जनरल एंट्रीज इन्वेंट्री का रिलेटेड और फिर उनका लेजर, ऑल्दो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन मैंने लेजर भी आपके सामने रख दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाए। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का रेप्लिका है। शायद एक आध ट्रांजैक्शन को डिफरेंट हो लेकिन बिल्कुल रिवीजन एक्टिविटी है मेरे लिए। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 95% 98% सेम क्वेश्चन है विद डिफरेंट डाटा, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट डेट्स। तो दैट रिमेन्स योर होम असाइनमेंट। वो आपकी होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर लीजिए। और यहां पे मैं एक बार तवज्जो आपकी दिलवा दूं, क्वेश्चन नंबर 5 में चूंकि 2021 का क्वेश्चन है, इसमें मार्किंग स्कीम भी आ रही है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? हम अगर देखें, इसके भी दो पार्ट्स हैं सेम। प्रिपेयर ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर स्टॉक लेजर कार्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड एट द मंथ एंड। सेम वही रिक्वायरमेंट यहां पे मैंने रखी हुई आपके सामने। और ये इनकी मार्किंग स्कीम भी हमें दी गई है। इस मार्किंग स्कीम में नंबर को बांटा गया है, एक एक एंट्री का अलग अलग नंबर। परचेज ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड किया 0.5, सेल टू केएल 0.5, सेल रिटर्न फ्रॉम केएल 1 2 1 1, ये नंबर सारे ऐसे बटे हुए हैं। मार्किंग स्कीम ये होती है, हर एंट्री का नंबर अलग है। जो जो एंट्री आपकी ठीक होगी वैल्यू वाइज, अकाउंट वाइज, उसके नंबर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है। कल इंशाअल्लाह मिलेंगे तो कल हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास जो हमारे एजेंडे में क्वेश्चन मजीद हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहां पे मैं अगर मार्क करूं, क्वेश्चन 5 ये होम असाइनमेंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 14 एंड ऑटम 23 क्वेश्चन, ये तीन हमारे एजेंडा में भी क्वेश्चन रहते हैं जो कल और परसों में इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होम असाइनमेंट में दिया गया, जो क्वेश्चन नंबर 4 का रेप्लिका है, उसी की रिवीजन है। शायद एक और ट्रांजैक्शन इसमें कोई नहीं हो जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डील ना की हो। ज्यादातर ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 5 में वही है जो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने डील की है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।